क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज गिव मी अ थम्स अप साइन अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। जिन लोगों की वीडियोस बंद है वो जरा जल्दी से प्यारे प्यारे बच्चे खोल लीजिए ताकि मैं आपकी शक्लें देख सकूं, याद कर सकूं। वेरी गुड। अच्छा बेटा, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी बड़े दिन बाद आज मुलाकात हो रही है, 3 से 4 दिन का गैप आ गया है बीच में। टॉपिक हमारा था चैप्टर नंबर 1, नाम था चैप्टर नंबर 1 का होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो थे 3। उन 3 टॉपिक्स में से पहला टॉपिक हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। बेटा ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये टॉपिक आप प्लांट्स के लिए भी पढ़ेंगे और एनिमल्स के लिए भी पढ़ेंगे। जब प्लांट्स के लिए पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो टॉपिक बॉटनी के पेपर में इंक्लूड होगा, और जब एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो टॉपिक जूलॉजी के पेपर में इंक्लूड होगा। तो जो बच्चे उस वक्त नहीं मौजूद थे तो मैं उनके लिए दोबारा रिपीट कर दूं बेटा कि हमारे पास जो पहला टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट हुआ है वो बॉटनी का है। हेडिंग आपके सामने डली हुई है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है? अच्छा भाई, जल्दी से पहले तो कोई मुझे ये बता दे कि ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है। जल्दी से रेज योर हैंड एंड आंसर मी कि व्हाट osmo regulation. Hurry up. Whatever you know, whatever you understand by the term osmo regulation, please जरा मुझे जल्दी से बताइए ताकि मुझे पता चले कि मैं जो है वो इंसानों को पढ़ा रही हूँ, दीवारों को नहीं पढ़ा रही हूँ एक हफ्ते से। जी फिजा। To regulate the osmosis by altering the concentration of water and solute. वेरी गुड। मेरे पास जवाब आया भाई कि हम अगर और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को जो है वो रेगुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होगा। तो बेटा ऑस्मो रेगुलेशन का जो टर्म है, जो नाम है, उससे हमारे दिमाग में 2 चीजें आनी चाहिए, एक है वाटर, एक है सॉल्यूट। ठीक है, टू रेगुलेट, टू अप एंड डाउन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर along with the concentration of solute। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें आप वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को अप एंड डाउन करें, ऐसे प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे। और ये प्रोसेस आपको आर्टिफिशियली लैब के अंदर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये प्रोसेस जो है वो नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है और हर लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आप लोगों को ऑस्मो रेगुलेशन में प्लांट्स के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ाई थी। एक मैंने आपको एनिमल और प्लांट सेल का थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ाया था कि भाई अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक क्या मतलब हुआ, सॉल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा यानी कि वाटर ज्यादा, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन में हम सेल को रखें, दोनों को, प्लांट सेल को भी एनिमल सेल को भी। सॉल्यूशन का नाम है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी कम और सॉल्वेंट यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन होगी ज्यादा। अगर मैं ऐसे सॉल्यूशन में रखूं प्लांट और एनिमल सेल को तो क्या होगा, प्लांट सेल जो है अपने अंदर वाटर लेगा, एंडोस्मोसिस करेगा, यही काम एनिमल सेल भी करेगा। दोनों सेल क्या करेंगे, एंडोस्मोसिस करेंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, सेल बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है, रप्चर हो सकता है। लेकिन एनिमल सेल तो बर्स्ट हो जाएगा मगर प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इस तरह का टॉपिक पढ़ाया था आपको मैंने। इसके अलावा मैंने आपको 2-3 टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई थी। भाई वाटर पोटेंशियल क्या होता है, जो कि आप चैप्टर 14 फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि अगर यही काम हम एनिमल और प्लांट सेल के साथ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर करें, यानी कि सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट जो है हमारे पास कम हो और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा
यानी कि पानी जो है वो सेल से बाहर जा रहा है। अब जब ये सारी बातें हम पढ़ लेते हैं तो फिर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ठीक है भाई, ये प्रोसेस तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन अब हमें ये पढ़ना चाहिए कि नेचुरली किसी प्लांट बॉडी में या किसी एनिमल बॉडी में इस पानी का काम क्या है, इस वाटर और सॉल्यूट के आने जाने से ऐसी कौन सी चीज हो रही है जिसको हम इतनी बड़ी हेडिंग होम्योस्टेसिस के अंदर पढ़ रहे हैं। क्या बगैर होम्योस्टेसिस के लाइफ एक्सिस्ट कर सकती है? एक चीज बॉडी में बहुत ज्यादा हो गई और एक चीज बॉडी में बहुत कम हो गई, तो ऐसी कंडीशन में लाइफ एक्सिस्ट ही नहीं कर सकती। तो ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ गया कि भाई लाइफ की एक्सिस्टेंस के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ गई। तो हम ये चीजें अब इन टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। मैं स्टार्ट कर रही हूँ थोड़ी सी पीपीटी जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाई थी, वहीं से हम बात शुरू करेंगे। हमारे पास जो टॉपिक है तो ये है कि प्लांट की टाइप्स पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू बेटा मेरी आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी कि भाई प्लांट की अगर हम टाइप्स पढ़ें किसकी बेसिस पर, हम जब टाइप करते थे फर्स्ट ईयर में तो हमेशा क्या कहते थे, अकॉर्डिंग टू व्हाट, किस बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हम प्लांट की टाइप्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बेसिस पर, ठीक है। तो वो कितने टाइप्स की होती है? वो होती है 4 टाइप्स की। तो आइए शेयर स्क्रीन करते हैं और एक साथ जो है वो पीपीटी को पढ़ते हैं। जी बेटा, तो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन के ऊपर वही बात लिखी है जो अभी अभी मैंने आपसे कही है, जो मैंने अभी आपको बोर्ड दिखाया था कि अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कितना पानी उस पौधे को मयस्सर है, जिस एनवायरनमेंट में वो पौधा मौजूद है उस एनवायरनमेंट के अंदर उसको कितना पानी मयस्सर है, इस हिसाब से हमने प्लांट को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है बेटा, 2 नंबर के सवाल में आ सकता है। इसके अलावा एक रीजन आता है इसमें से हेलोफाइट्स की हेडिंग में जो आएगा, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी एक और छोटा सा टॉपिक है, हर प्लांट की टाइप के बारे में आपको 3 से 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स याद करने होंगे और उनके साथ एक एग्जांपल एटलीस्ट आपको आना है बस। बाकी इस टॉपिक में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो या रीजन हो या कोई ऐसी तरह की चीज नहीं है। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना होगा। अच्छा भाई, आज अपने टॉपिक के ऊपर क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू द availability of water, plants are divided into following types। 4 टाइप्स है हमारे पास। अगली टाइप के ऊपर चलते हैं, सॉरी पहली टाइप के ऊपर चलते हैं। पहली टाइप है आपके पास हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स के बारे में क्या कहा जाता है? देखो हमने फ्रेश वाटर की बात भी हमने लास्ट क्लास में मेरे ख्याल में थोड़ी सी कर ली थी। फ्रेश वाटर में पाए जाने का मतलब ये है कि ये मरीन में नहीं पाए जाते, और मरीन को यहाँ पर हम इतना हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि आप सबको पता है कि मरीन वाटर में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है। सॉल्ट को हम एज अ सॉल्यूट कंसिडर कर सकते हैं। जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्ट को हम एज अ सॉल्यूट कंसिडर करते हैं या नहीं? हम सॉल्ट को एज अ सॉल्यूट कंसिडर करते हैं। तो इसी वजह से अगर हम यहाँ पर फ्रेश वाटर नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऐसे प्लांट्स जो ऐसे पानी में पाए जा रहे हैं जहाँ पर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है दे आर पार्शियली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, या तो ये थोड़े से पानी के बाहर और थोड़े से अंदर होते हैं या फिर कंप्लीटली अंदर। इसके अलावा थर्ड पॉइंट बड़ा ही कॉमन सा है, सीधी सी बात है कॉमन सेंस की, जब पानी में ही मौजूद है तो जाहिर सी बात है वाटर ऑब्टेनिंग में इनको कोई डिफिकल्टी नहीं है। स्टेम और लीफ के ऊपर एक कवरिंग होती है क्यूटिकल, जो ट्रांसपिरेशन का रेट रिड्यूस करती है। ठीक है, वो यहाँ
सरफेसेस, स्टोमेटा हमेशा लोअर सरफेसेस पर प्रेजेंट होते थे, मगर यहाँ पर स्टोमेटा अपर सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। स्पेशल सपोर्ट्स देम फॉर देयर स्ट्रक्चर। अब ये प्लांट्स जो है ना पानी वाले, ये कभी भी आपको ऐसे नहीं दिखेंगे कि इनके मोटे मोटे तने हो जैसे कि आपको जमीन पर लैंड प्लांट्स नजर आते हैं, वैसे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए वाटर प्रेशर ही काफी है, इनको मोटे मोटे तनों की और लकड़ी की जरूरत नहीं है। इसके अलावा नीचे एग्जांपल्स लिखी है, एग्जांपल्स बड़ी कॉमन सी हैं, आप लोग इन प्लांट्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा भाई, आते हैं सेकंड टाइप के ऊपर। सेकंड टाइप कहलाते हैं हेलोफाइट्स। अब जरा देखते हैं कि ये हेलोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स से डिफरेंट कैसे हैं। पहला पॉइंट, दे ग्रो इन सॉल्टी मार्शेस क्लोज टू द सी। समंदर के पास जो झाड़ियां मौजूद होती हैं, ठीक है, झाड़ियां नुमा एक पूरा एरिया होता है जो समंदर के गिर्द जो है वो मौजूद होता है। समंदर मतलब वो पानी जिसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी। याद रखिएगा बेटा, ये पानी वाटर पोटेंशियल के मामले में बहुत लो होगा, कम होगा। इस पानी का वाटर पोटेंशियल लोअर होगा फ्रेश वाटर से। अच्छा, उसके बाद क्या है, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। अब पानी कौन सा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है। और हम उसको ऑस्मोटिक प्रेशर भी कह सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, हाई है। वाटर पोटेंशियल लो होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर हाई तब होता है जब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। ये सारी वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 14 में भी पढ़ी थी फर्स्ट ईयर के, और आप सेकंड ईयर के भी फर्स्ट चैप्टर में आपको वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे आप इनको एग्जाम्पल्स में पढ़ते जाएंगे। दोबारा मैं आपको बता रही हूँ बेटा कि आपके पास जो हेलोफाइट्स प्लांट्स होते हैं वो होते हैं जो समंदर में पाए जाते हैं, समंदर के नजदीक पाए जाते हैं। अब जब ये प्लांट्स रूट्स के जरिए पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं तो उस पानी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नंबर 1 हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी। सेकंड कैरेक्टर, जब जाहिर सी बात है सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो वाटर पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, लो वाटर पोटेंशियल। और लो वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट ज्यादा है, तो फिर उसके लिए हम एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर लेंगे, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अगला पॉइंट, ध्यान से देखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। दे एक्टिवली एब्सॉर्ब सॉल्ट इन देयर रूट्स, ठीक है। आपने हमेशा पढ़ा है वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब जब पानी ही बाहर प्लांट के ऐसा है जिसमें क्या है, जिसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ये तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया ना। तो ऐसी कंडीशन में पैसिव ट्रांसपोर्ट तो हो ही नहीं सकती। ऐसी कंडीशन में ट्रांसपोर्ट कौन सी होगी, एक्टिव होगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऐसा पानी जो सॉल्ट वाला है जब वो प्लांट के अंदर एंटर होता है तो उनकी जो रूट्स हैं वो पानी के साथ साथ सॉल्ट को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं और ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करने होंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग हो रही है आपकी इस वक्त। उसके बाद क्या है, सेल्स है, लो वाटर पोटेंशियल। सेल्स के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो कैसा है, लो है। सेल्स के अंदर सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट है बाहर। सेल्स के अंदर उसका सॉल्ट अच्छा जी, सेल्स जो है उनके पास वाटर पोटेंशियल लो होगा जिसकी वजह से मजीद पानी सेल्स के अंदर आएगा। उसके बाद क्या होगा, वाटर से पानी आएगा। सॉल्ट जो है सेल्स के अंदर स्टोर भी हो सकता है, ऑप्शन है यहाँ पर। तो पानी जो अंदर आएगा उसके साथ जो सॉल्ट आ रहा है उसका क्या होगा, पानी का तो हमें पता है, ठीक है, पानी को इस्तेमाल हो जाएगा। सॉल्ट जो आ रहा है उसका क्या होगा, तो उसके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, सॉल्ट कैन बी स्टोर्ड इन द सेल्स, सेल्स के अंदर ये सॉल्ट स्टोर हो सकता है कुछ टाइम के लिए। इसके अलावा और रिलीजेस आउट बाय सॉल्ट ग्लैंड्स, इन पौधों के जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर स्पेसिफिक ग्लैंड्स प्रेजेंट
होते हैं बेटा, जिनको कहा जाता है सॉल्ट ग्लैंड्स, या इनका नाम होता है डीसैलिनेशन ग्लैंड्स। अब जरा आप ही मुझे बताइए डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है रिमूवल। हम पढ़ते थे ना डिहाइड्रेशन, जब भी डी से कोई हम टर्मिनोलॉजी लिखते थे तो वहां पर हम बता देते थे आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, रिमूवल हो रहा है, किसी चीज को निकाला जा रहा है। तो ग्लैंड का नाम क्या है? डीसैलिनेशन ग्लैंड, यानी कि सॉल्ट को रिमूव करेगा ये ग्लैंड। तो या तो थोड़ा बहुत सॉल्ट सेल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, या फिर क्या होता है, उसको लीव्स में पहुंचा दिया जाता है, ताकि वहां पर स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो सॉल्ट को निकाल कर प्लांट से बाहर भेज देते हैं। अब सॉल्ट रिलीज हो गया प्लांट से बाहर, दोबारा सुनिएगा क्या कहा मैंने, लीफ के ऊपर स्पेसिफिक ग्लैंड्स प्रेजेंट थे जिन्होंने सॉल्ट को रिलीज कर दिया। रिलीज करके वो नीचे तो गिरा नहीं देंगे, जाहिर रिलीज करके वो सॉल्ट अब लीफ के ऊपर जो है वो जमा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, अब एक और जबरदस्त बात जो इस प्लांट के अंदर हो रही है, जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा, वो कंसेप्ट आपको आगे मिल रहा है। क्या लिखा है भाई? द एक्सक्रीटेड सॉल्ट। अब ये जो नमक के जर्रे हैं जो एक्सक्रीट होकर लीफ के ऊपर आ गए हैं, ये एक्सक्रीटेड सॉल्ट क्या करेगा? एनवायरनमेंट से वाटर वेपर्स को अपने अंदर कैप्चर करेगा। अगर नमक की बरनी को कभी खोल कर रख दिया जाए, जब एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, नमी ज्यादा हो, तो क्या होता है? नमक में नमी आ जाती है, वो पाउडर फॉर्म में नहीं रहता, बल्कि क्या हो जाता है, उसकी पत्थर पत्थर से बन जाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन हमें नजर आ जाती है नमक के जार के अंदर जिसमें हमने उसको रखा होता है। नमक को अगर आप खोल कर रख देंगे किसी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ ह्यूमिडिटी है, तो वो क्या करेगा? वो एनवायरनमेंट से वाटर को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। दोबारा कह रही हूं मैं कि वो एनवायरनमेंट से अपने अंदर वाटर वेपर्स को जज्ब कर लेता है। तो यही काम ये करेगा तब जब ये पत्ते के ऊपर मौजूद है। हेलोफाइट्स ने सॉल्ट ग्लैंड्स के थ्रू नमक को निकाल कर रख दिया, अपने ऊपर रख दिया, बाहर रख दिया। ठीक है, अब ये पड़ा हुआ नमक जो पत्ते के ऊपर है, ये क्या करेगा? मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेगा, वाटर वेपर को एब्सॉर्ब करेगा फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा? ये पानी जो अब इस नमक के जर्रे के अंदर है, ये यहाँ से दोबारा प्लांट के अंदर एंटर होगा। दोबारा से मैं बता रही हूँ आपको कि ये पानी जो इस नमक के जर्रे ने एब्सॉर्ब किया है, ये रीएब्सॉर्ब होगा इनटू द प्लांट। ठीक है, इट इज एब्सॉर्ब बाय द लीफ सेल्स। और आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है? इट इज अनदर वे ऑफ ऑब्टेनिंग एडिशनल वाटर। यानी कि ऐसा पौधा जो पानी के पास रह रहा है फिर भी प्यासा है। हाइड्रोफाइट्स के अंदर क्या था? दे हैड नो डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग वाटर। वो पानी में ही रह रहे थे, तो इस वजह से उनको पानी लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब हम बात करेंगे हेलोफाइट्स की, तो इनको बड़ी प्रॉब्लम है। उसका रीजन ये है कि पानी लेने के लिए भी एनर्जी लगानी पड़ रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पानी खाली नहीं है, पानी नमक से भरा हुआ है। इट मीन्स दे हैव डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग वाटर। ऑब्टेन करने में वाटर को इनको मसला है। ये पानी के पास रहते हुए भी क्या है? प्यासे हैं बेचारे। क्यों? क्योंकि इनके पास जो पानी आ रहा है उसके साथ सॉल्ट भी आ रहा है। सॉल्ट को लेने के लिए एनर्जी भी लगानी पड़ रही है, तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा करेंगे, उसमें भी आधा जो है वो नमक भरा हुआ है। तो उसको जब ये नमक को रिलीज करते हैं, तो नमक को रिलीज करने के बाद उस नमक से ह्यूमिडिटी के जरिए वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करके अपने प्लांट बॉडी में एंटर करवाते हैं, ताकि किसी और तरीके से भी इनको एडिशनल वाटर मिल सके। ठीक है बेटा, एडिशनल वाटर जब मिलेगा तो उसके अंदर सॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि सॉल्ट के जर्रे तो ऊपर ही बैठे हुए ना लीफ के। अब जो पानी आ रहा है वो उनको फ्रेश मिल रहा है, तो ये क्या करते हैं? रूट्स के जरिए जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर को अलग है, उसके सीखेंगे ये आपके पास निकाले हुए और क्रिस्टल के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। इज दैट क्लियर?
मेरे ख्याल में मैंने इस कॉन्सेप्ट को काफी दफा रिपीट किया है बेटा, और मैं कोशिश ये करूंगी कि इस कॉन्सेप्ट का एक फ्लो चार्ट और भी बनाकर बोर्ड के ऊपर डाल दूं, क्योंकि अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन से पढ़ा रही हूँ और मैंने कोशिश ये की है कि इसके अंदर मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करूं। अगर आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी है और आपको ये पीपीटी दी जाएगी तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं, क्योंकि ये पीपीटी मेरे लेक्चर का नेमुल बदल है। जैसे कि लास्ट ईयर मेरा लेक्चर इतना इजी होता था कि आप नोट्स को करने से पहले मेरा लेक्चर करते थे ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और फिर उसको याद नोट्स से कर लिया करते थे। तो अब जो मेरा लेक्चर है वो आपके पास इस पीपीटी की फॉर्म में है। जो चीजें मैं बोर्ड पर लिखती थी आपके सामने, उनको मैंने कोशिश किया है कि इजीएस्ट वर्डिंग में इन पीपीटीज में लिख सकूं और कम से कम लिखूं ताकि आप इनको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा बेटा, एक जरा मुझे बात आप लोगों से ये करनी थी कि मेरे पास थोड़ी सी कंप्लेन आ रही है हमारे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने ओरिजिनल नेम से हमारे पास ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं। बेटा देखिए, हम आपको यहाँ पर सिर्फ आपका नाम पढ़कर ही पहचान सकते हैं। आपकी शक्लें हमारे सामने बहुत कम आ रही होती हैं। आधे बच्चे कभी वीडियो ऑफ कर देते हैं, कभी उनका पंखा नजर आ रहा होता है कमरे का, तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं और फिर इतनी सी क्लास में हम बार बार एक बच्चे की शक्ल नहीं देख सकते। तो प्लीज अपने ओरिजिनल नेम से अकाउंट बनाइए। जब आप लॉग इन करने लगा करें मीटिंग को, तो प्लीज अपना ओरिजिनल नेम यहाँ पर डाला कीजिए जो आपने कॉलेज के जिसे कहते हैं सिस्टम में डाला हुआ है, क्योंकि आप तो माशाल्लाह वो बच्चे जो एक साल हमसे पढ़ चुके हैं, तो हम आपको नाम से पहचानते हैं। जब आप नाम पढ़ते हैं तो हमें याद आ जाता है अच्छा ये कौन सा बच्चा है या कौन सा बच्चा आंसर दे रहा है। अब यहाँ पर जो है वो अजीब अजीब फिल्मी नामों से भी बात लोग जो है वो मौजूद हैं, तो बड़ा ही अजीब और गरीब लगता है ऐसे बच्चों को एंट्री देना या उनको एडमिट करना। तो प्लीज थोड़ा सा ख्याल कीजिए ताकि आप लोग जो है वो इस सिस्टम के तहत पढ़ रहे हैं तो सिस्टम को फॉलो भी कीजिए। वैसी पढ़ाई जो है वो उस तरह की नहीं हो पा रही जैसी होनी चाहिए, लेकिन जितना थोड़ा बहुत हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम कर रहे हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। आई होप कि कल से हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, प्लांट्स की जो थर्ड टाइप है उसका नाम है मीजोफाइट्स। जो टेंशन थी ना वो हाइड्रोफाइट्स और हेलोफाइट्स के दरमियान डिफरेंस करने में होती है बच्चों को, जो आपको अभी क्लियर हो गई। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स मतलब फ्रेश वाटर वाले प्लांट्स जिनको पानी का कोई मसला नहीं है। हेलोफाइट्स ये भी पानी में रहते हैं लेकिन फ्रेश में नहीं, मरीन में, जिसकी वजह से ये पानी के पास रहते हुए भी प्यासे हैं। इनको वाटर ऑब्टेनिंग में प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर दो चीजें अहम रोल प्ले करती हैं। एक, इनके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है बाय रूट्स। दूसरा प्रोसीजर मैंने आपको अभी बताया कि सॉल्ट जो है वो इनका वाटर वेपर एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है। तीसरी टाइप है आपके पास मीजोफाइट्स। मीजो का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, मीजो का मतलब क्या होता है भाई? एवरेज, सो। ठीक है, तो ये कौन से प्लांट्स है भाई? मीजोफाइट्स आर द लैंड प्लांट्स ऑफ टेम्परेट एरियाज। लैंड प्लांट्स यानी कि इनका पानी के नजदीक होना जरूरी नहीं है, ये लैंड में प्रेजेंट होंगे। और रीजन कौन सा होगा? टेम्परेट रीजन, जहां ना ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा सर्दी होगी, ना बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल होगा ना बिल्कुल ही पानी की किल्लत होगी। ठीक है, सेंट्रल रीजन है ये, जहां बहुत ज्यादा पानी भी नहीं है और बहुत कम पानी भी नहीं है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये वो वाला रीजन है जिसमें हम रहते हैं। हमारे घर के आसपास जो पौधे पेड़ होते हैं वो सारे के सारे मीजोफाइट्स होते हैं। क्या लिखा है भाई? दे ग्रो इन वेल वाटर्ड सॉइल। इनको वेल वाटर्ड सॉइल में ग्रो किया जाता है। जाहिर सी बात है, हमारे घर के आसपास जो पौधे होते हैं तो उनको हमारे रहन सहन की वजह से काफी हद तक पानी मुस्तकिल मयसर होता है। अगर इनको बिल्कुल ही पानी अवेलेबल नहीं होगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये बच जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये वेल वाटर्ड सॉइल में रहते हैं। इसके बाद क्या है? दे कंपेंसेट वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन। इनके अंदर कौन सा प्रोसेस कॉमन है? ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कॉमन है, जिससे ये वाटर लॉस करते हैं। इनको वेल वाटर्ड सॉइल में ग्रो किया जाता है। इसका मतलब ये कि अच्छा खासा पानी अवेलेबल होता है, तो उसमें से कुछ परसेंट पानी को इस्तेमाल किया जाता है, 2 to 3%, और बाकी सारा क्या कर दिया जाता है? ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल कर लिया जाता है। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस क्या है भाई? इट इज जस्ट लाइक स्वेटिंग। ये आपकी बॉडी को जिस तरह कूल रखता है, इसी तरह से ये प्लांट की बॉडी को भी गर्मी के मौसम में कूल रखता है। इसके अलावा पानी कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे लेते हैं? तो भाई उसके बारे में क्या लिखा है? दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल टू फॉरवर्ड हाई रेट ऑफ
अब जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगी तो पानी भी ज्यादा लेना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, ये पानी लेते हैं सॉइल से ताकि बहुत ज्यादा हाई रेट ट्रांसपिरेशन का ना हो और कुछ पानी इनके लिए भी बच जाए, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड आल्सो पजेस एक्सटर्नल वाटरप्रूफ शाइनी क्यूटिकल टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अभी हमने यही बात हाइड्रोफाइट के अंदर की थी कि यूजुअल प्लांट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक हम आज तक पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं उसमें एक कैरेक्टर होता था क्यूटिकल के नाम का, है ना भाई। क्यूटिकल क्या है, वैक्सी वाटरप्रूफ शाइनी लेयर है। कहां कहां प्रेजेंट होती है, स्टेम पे, लीव्स पे, ठीक है। क्यूटिकल जो है वो क्या करती है, ट्रांसपिरेशन से बचाती है। अगर क्यूटिकल ना हो तो ट्रांसपिरेशन 100% होगी। क्यूटिकल के प्रेजेंट होने से समझ लीजिए कि इसके होने में 40 से 50% तक का डिक्रीज आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम अंदाजा लगाते हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या करती है, ट्रांसपिरेशन जो है वो क्यूटिकल क्या करती है, क्यूटिकल रिड्यूस करती है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। मैंने ये नहीं कहा इनहिबिट कर देती है, रोक देती है, इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो क्या होता है भाई, मीसोफाइट्स के अंदर सिंपल ट्रांसपिरेशन होती है, उसको रोकने के लिए प्लांट वाटर भी अब्सॉर्ब करता है रूट से और इसके अलावा वो क्यूटिकल भी पजेस करता है। उसके बाद क्या है भाई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है मीसोफाइट से रिलेटेड, इसको एमसीक्यूज में भी आप लर्न कीजिएगा, ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, मीसोफाइट्स दैट ग्रो इन हाई रेनफॉल एंड ह्यूमिड रीजन्स। ऐसे मीसोफाइट्स जो कि ह्यूमिड रीजन यानी कि जहां पर नमी ज्यादा है या ऐसे रीजन जहां पर रेनफॉल ज्यादा है, तो वहां पर क्या करेंगे भाई, इतनी रेनफॉल होगी तो पानी तो एक्सेस अमाउंट में आ जाएगा इनके पास, और ये मीसोफाइट्स हैं ये ना किल्लत बर्दाश्त कर सकते हैं ना एक्सेस अमाउंट। अब ट्रांसपिरेशन भी कितनी करेंगे, अगर रेनफॉल मुस्तकिल होती रहेगी तो धूप ही नहीं होगी, धूप नहीं होगी तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं हो सकती, तो ऐसे में क्या होगा, वो तो एक्सेस वाटर से प्लांट मर जाएगा। तो इनके अंदर एक और प्रोसेस है जिसको कहते हैं गटेशन। याद आया, अगर याद आ गया तो मुझे एक अंगूठा दिखा दें, अगर याद आ गया है तो प्लीज मुझे जरा एक थम्स अप कर दें कि गटेशन क्या होता है। वेरी गुड, व्हाट इज गटेशन। गटेशन के लिए जरा चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर वाला रिवाइज करेंगे। ट्रांसपिरेशन के साथ साथ एक और प्रोसेस है बेटा जिससे वाटर प्लांट से बाहर रिलीज हो रहा होता है जिसको कहते हैं गटेशन। अगर ट्रांसपिरेशन से भी काम न चले और बहुत ज्यादा पानी हो जाए तो फिर उसको मजीद निकालने के लिए एक नया प्रोसेस प्लांट इस्तेमाल करता है जिसको गटेशन कहते हैं। गटेशन इज नॉट नॉर्मल, हर जगह नहीं होगा, हर प्लांट के अंदर नहीं होगा, सिर्फ तब होगा जब पानी की ज्यादती हो जाएगी। ट्रांसपिरेशन कहां से हो रहा होता है, स्टोमेटा से। गटेशन कहां से होता है, स्पेशल पोर्स दैट आर कॉल्ड हाइडोथोड्स। पढ़ाया था लास्ट ईयर आप लोगों को, ठीक है। तो मीसोफाइट्स बेटा वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर गटेशन होती है, और ऐसे मीसोफाइट्स जो कि हाई रेनफॉल रीजन्स के अंदर ग्रो होते हैं, ठीक है। आई होप इट हैज मेड द टॉपिक क्लियर टू यू ऑल। एग्जाम्पल में आप लिख देंगे सनफ्लावर, मेज, और मेरे ख्याल में मीसोफाइट्स की तो जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो कम है क्योंकि हमारे आसपास जितने भी पौधे हैं वो सारे के सारे मीसोफाइट्स ही हैं। लास्ट क्लास हमारे पास है जीरोफाइट्स, नाम ही बता रहा है, जीरो, लेस, रिमूवल, डेफिशिएंसी, रिडक्शन, जीरो, ठीक है। अच्छा जी, ये कौन से प्लांट्स हैं, अब जाहिर सी बात है वाटर के बारे में जो है वो हम पढ़ रहे हैं, वाटर से रिलेटेड प्लांट की टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो भाई एक होता जो बिल्कुल ही पानी में था, दूसरा होता जो थोड़े से डिफरेंट टाइप के पानी में था, तीसरा होता जो आधा पानी समझ ले जिसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेस भी नहीं चाहिए और बिल्कुल लो भी नहीं चाहिए। तो अब आखिरी क्लास कौन सी होगी, वो प्लांट्स जिनको फेस करनी पड़ती है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, जिनको पानी की किल्लत फेस करनी पड़ती है, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं जीरोफाइट्स। जल्दी से पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं। पॉइंट हमारे पास क्या है, दे आर फाउंड एट ड्राई रीजन्स लाइक डेजर्ट्स। डेजर्ट्स, ठीक है, सहरा के एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं जिनको पानी मिलने का सालों सालों तक कुछ पता नहीं होता, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स। They face the environmental stress of water scarcity. इन बेचारों को हर वक्त एक स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है और वो स्ट्रेस क्या है, वाटर की किल्लत, वाटर की स्कैर्सिटी।
वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल एंड एयर इज वेरी लो। जाहिर है जब पानी ही नहीं है तो वाटर पोटेंशियल कैसा होगा? प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हाई होता है ना, तो इनके पास तो वाटर ही नहीं है, सारे सॉल्यूट ही सॉल्यूट है। तो ना सॉइल में वाटर पोटेंशियल मिल रहा है ना एयर में वाटर पोटेंशियल मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये जिंदा कैसे रहेंगे? तो भाई देखें, जब नेचर आपको बदलती है, आपकी एनवायरनमेंट को बदलती है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक लिविंग बॉडी को अपने अंदर एडेप्टेशंस पैदा करनी पड़ती हैं, आदत डालनी पड़ती है। ठीक है, पहले लाइट नहीं जाती थी, अब दिन में 3 टाइम लाइट जा रही है। तो शुरू वाले दिनों में तो बहुत गुस्सा आया, इतना पसीना बहा के लगा कि बस अब तो दम ही निकल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? आप क्या बोला घर वालों को? यार अब तो आदत पड़ गई है, अब तो हम इस कंडीशन के लिए एडेप्टेड हो गए हैं, जनरेटर की आवाज सुनने के आदी हो गए हैं। जनरेटर नहीं है तो अंधेरा देखने के और खाली पंखे को देखने के आदी हो गए हैं। एडेप्ट कर लेता है इंसान हर चीज को, जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसको एडेप्ट कर लेता है। इसी तरह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया है उसके लिए उसने कुछ आदतें डालनी हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वो आदतें जो ज़ीरोफाइट्स को इन कंडीशंस पे रहने पे मजबूर करती हैं और वो जो है वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार पाते हैं। तो हमारे पास पहली एडेप्टेशन है सीड और स्पोर प्रोडक्शन। सीड का नाम भी सुना हुआ है, स्पोर का नाम भी सुना हुआ है। क्या लिखा है बेटा, अगर आप पढ़िएगा, प्रोटोप्लाज्म्स। प्रोटोप्लाज्म का मतलब है सेल। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म्स आर वेरी रिच एंड कॉन्सेंट्रेटेड। ये रिच होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, पता है ना ये तो सबको। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड, प्रोटेक्टेड एक्सटर्नली बाय हार्ड कोट्स। और इनके जो सेल के प्रोटोप्लाज्म्स होते हैं उनके ऊपर एक्सटर्नली हार्ड कवरिंग आ जाती है, व्हिच मेक्स इट वायबल फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बताई गई है। यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई बहुत टाइम तक किसी पौधे को पानी नहीं मिला जो कि ज़ीरोफाइट था। ठीक है, क्या होगा जब वो बिल्कुल मरने पर आ जाएगा कि उसकी सारी स्टोरेज भी खत्म हो गई, पानी की सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई, तो ऐसा ज़ीरोफाइट कुछ सीड्स बनाता है। उन सीड्स के अंदर अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपने सारे न्यूट्रिएंट्स डाल देता है और खुद मर जाता है। ये सीड्स जो होते हैं इनके ऊपर एक्सटर्नल हार्ड कोट होते हैं जिससे ये बचता है दूसरे जानवरों से या केमिकल से या जो भी चीजें उसको मार सके। ठीक है, और ये फिर रहता है वायेबल, जिंदा, फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अब प्लांट मर गया, सिर्फ उसकी सीड्स पड़ेंगे। अब कुछ टाइम बाद जब कोई मुसाफिर आएगा जो पानी डाल देगा या कोई जानवर आएगा जिसके थ्रू उनको पानी मिल जाएगा, तो फिर ये सीड खुद ब खुद न्यू प्लांट के अंदर ग्रो हो जाएंगे। इनके पास ये ताकत है कि ये अपने आप को रीग्रो करवा सकते हैं मरने के भी बाद। अगर ये खुद मर गए तो ये अपने सीड्स छोड़कर मरते हैं ताकि बाद में जब कभी पानी आए तो ये सीड्स न्यू प्लांट के अंदर ग्रो हो जाए। ये है इनकी पहली आदत। समझ आई सबको? आदत समझ में आई सबको? आई नीड योर थंब। सीड और स्पोर प्रोडक्शन की आदत समझ में आई सबको? वेरी गुड। सीड और स्पोर प्रोडक्शन का मतलब है कि अपनी जान सीड्स में डाल के खुद मर जाना और उसके बाद वो सीड्स बाद में जब पानी अवेलेबल हो तो न्यू प्लांट के अंदर ग्रो हो जाए। पहली आदत हो गई। दूसरी आदत, बैलेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड वाटर अपटेक। अब वाटर अपटेक बेचारों का कुछ है नहीं और ऊपर से गर्मी की शिद्दत की वजह से ट्रांसपिरेशन भी होती रहे तो वो तो मर ही जाएंगे। तो अब इन्हें क्या करना है? अब इन्हें ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करना है, इन्हें ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को हल्का करना है। तो ये क्या करते हैं? ये बहुत सारे काम करते हैं जो मैंने सब पॉइंट्स में लिखे हैं। पहला काम, कुछ ज़ीरोफाइट्स क्या करते हैं? डीप, गहरी, वर्टिकल, सीधी रूट्स बनाते हैं ताकि जमीन की तह से पानी को एब्जॉर्ब करके प्लांट तक ला सकें। कुछ ज़ीरोफाइट्स ऐसे होते हैं बेटा जो गहरी और वर्टिकल रूट्स बनाते हैं ताकि बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर सकें। कुछ ऐसे होते हैं जो सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स बनाते हैं। वो दिखते से होंगे, रूट्स यूं फैली हुई है हॉरिजॉन्टल, ताकि अगर यहाँ पानी गिरे तो यहाँ से भी लपेट ले, यहाँ पानी गिरे तो यहाँ से भी लपेट ले, कहीं से भी पानी आए उसको अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ठीक है,
तो कुछ के पास क्या होती है, सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स होती है, कुछ के पास डीप वर्टिकल रूट्स होती है। इसके अलावा के पास रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा कर लो भाई, क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो स्ट्रोमेटा से ही होनी है, तो इससे भी ट्रांसपिरेशन कम हो सकती है। इसके अलावा संकिन स्ट्रोमेटा, छुपे हुए स्ट्रोमेटा होते हैं ताकि कम से कम सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़े। हेयरी एपिडर्मस, बालों वाली एपिडर्मस होती है ताकि कम से कम पसीना आए, कम से कम ट्रांसपिरेशन हो। उसके बाद है फोल्डिंग ऑफ लीव्स, लीव्स जो है वो फोल्ड हुए हुए होते हैं, अगर खुले हुए होंगे तो ज्यादा रोशनी पड़ेगी सूरज की, ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगी, फोल्ड हुए हुए होते हैं। रिडक्शन इन साइज ऑफ लेमिना, लेमिना कहते हैं लीफ के इस पार्ट को, ये जो होता है ना लीफ का ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं लेमिना। लेमिना के साइज में रिडक्शन कर लेते हैं ताकि कम रोशनी पड़े। उसके बाद है मॉडिफिकेशन इनटू स्पाइन्स, कुछ तो इतने ज्यादा पानी के ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं कि पत्ते के बजाय अपने अंदर कांटे डेवलप कर लेते हैं। कैक्टस सुना हुआ है सबने, कैक्टस प्लांट सबने सुना हुआ है। कैक्टस के ऊपर होते हैं कांटे, बेटा वो उसके लीव्स होते हैं। कैक्टस प्लांट के ऊपर जो कांटे होते हैं वो उसके लीव्स होते हैं। तो सोचो कितना ज्यादा रिडक्शन कर दिया है लीव के एरिया में, ठीक है। ये सारी चीजें जो इस वक्त मैंने तुम्हें बताई कि रिडक्शन कर दी लैमिना में और स्पाइन में मॉडिफाई कर दिया और संकिन स्टोमेटा, ये सब चीजें किस लिए की हैं, एक मकसद के लिए, टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है बेटा। आगे एक छोटी सी हेडिंग डली हुई है सक्यूलेंट्स, ये प्लांट का नाम है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, स्टोर वाटर इन लार्ज पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट इन द स्टेम और लीव्स। कुछ ज़ीरोफाइट्स ऐसे हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि वो चाहे तो पानी को अपनी बॉडी में स्टोर करके रख सकते हैं, स्टेम में या लीव्स में, ठीक है। तो स्टेम में स्टोर करने वाले की एग्जांपल बताऊं, कैक्टस। कैक्टस को देखा कैसे गोल गोल स्टेम टाइप का उसका होता है, उसके ऊपर स्पाइन्स लगे होते हैं, तो वो जो नीचे जो स्टेम होता है ना वो इतना मोटा मोटा इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर पानी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ जेल। और दूसरा तो आप लोगों ने बड़ा ही देखा और सुना होगा, खास तौर पे औरतों ने जो यहाँ पर मौजूद हैं, एलोवेरा। एलोवेरा के ये लंबे लंबे पत्ते होते हैं, उनको लेकर आते हैं, काट के उनके अंदर से जेल निकलता है, उसको इस्तेमाल करते हैं फेस पे, हेयर पे, स्किन केयर पे इस्तेमाल किया जाता है उसको। तो उसमें क्या होता है, वो क्या है, वो जेल है, वाटर को स्टोर किया हुआ एलोवेरा ने अपने लीव्स के अंदर। एलोवेरा ज़ीरोफाइट है, कैक्टस ज़ीरोफाइट है, लेकिन दोनों को हम सक्यूलेंट्स कह सकते हैं क्योंकि सक्यूलेंट्स वो ज़ीरोफाइट्स होते हैं जो अपने स्टेम या लीफ के अंदर वाटर को स्टोर कर ले इन द फॉर्म ऑफ जेल। वाटर हमेशा सिर्फ और सिर्फ जेल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, आप लोगों को मैंने आज पढ़ाई प्लांट की टाइप्स। हाइड्रोफाइट्स लास्ट क्लास में पढ़ा दी थी, फिर भी आप इस बार जो है वो रिपीट करवाई थोड़ी सी। अच्छा ये बताइए, इन चारों प्लांट्स में से कौन सा प्लांट ऐसा है जो एक्टिव एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर की, एनर्जी लगाकर एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को। जल्दी से कौन आंसर, Honey, can you hear me? जी बेटा, फातिमा। Yes, helophytes. बेटा थोड़ा सा तेज बोलिए। Helophytes. वेरी गुड, इन्होंने जवाब दिया हेलोफाइट्स वो प्लांट है जिनके अंदर एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रही है। क्लियर है सबको ये बात, बाकी किसी में भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन नहीं हुई है। कोई मुझे ये जवाब दे सकता है कि उनके अंदर क्यों हो रहा है ऐसा? फातिमा आप ही बता दीजिए।
इज क्योंकि ये मरीन वाटर में और जो वाटर मौजूद है इनकी सराउंडिंग में, उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो जो इनके अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है वो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो रही है। वेरी गुड। क्योंकि इनके आसपास सॉल्ट है तो इनके पास जो वाटर की मूवमेंट है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन पर हो रही है और उसके साथ साथ सॉल्ट्स को भी एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनके अंदर एक एक्टिव प्रोसेस हो रहा है, यानी कि एक चीज ऐसी है जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोसेस से गुजरकर इनकी बॉडी के अंदर तक पहुंच रही है। अच्छा, और मुझे कोई ये बता दे कि गटेशन का प्रोसेस कौन सी प्लांट टाइप के अंदर होगा? जी भाई, गटेशन का प्रोसेस कौन सी प्लांट टाइप का कैरेक्टरिस्टिक है? जी बेटा। मिस मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स का है, क्यों? क्योंकि मिस वो जब ह्यूमिडिटी वाले एनवायरनमेंट होते हैं, यानी कोई ऐसे प्लांट्स जो ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, वहां पे ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाती है, तो इसलिए जो एक्सेस वाटर इनके रेनफॉल की वजह से जो इनके पास जमा होता है, उन्हें वो गटेशन की तरह मतलब फोर्स की तरह ये लोग निकालते हैं, वाटर एक्सेस आउट करते हैं सॉइल। अच्छा, मेरा सवाल है, इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए। अगर आपका आंसर यस हो तो आप प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि ये पीपीटी हाँ, जरा थम्स अप करके ये बता दें कि जो इससे खुश हैं और जो इससे ना खुश है वो जरा थम डाउन करके मुझे ये बता दें कि भाई हमें इससे समझ में नहीं आ रहा, ताकि मैं अगली क्लासेस को उन बच्चों के हिसाब से शेप कर सकूं। प्लीज मुझे सबका आंसर चाहिए, या फिर थम अप कीजिए या थम डाउन कीजिए ताकि मुझे समझ आ सके बेटा कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आती हैं इससे या नहीं। चलिए, इसका मतलब है कि मेहनत जो है वो कारामद हो रही है, रात जाग जाग के जो मैं पीपीटी बना रही हूँ उसका कोई फायदा हो रहा है। ठीक है बेटा, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है इस तरह से पढ़ाना, लेकिन आई होप कि मैंने थोड़ा सा एक ऐसा तरीका निकाला है, सेंटर की एक ऐसी कंडीशन निकाली है जिससे मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। क्योंकि जो बातें अभी मैंने आपको पढ़ानी शुरू की है, ये हेलोफाइट्स की और ये जीरोफाइट्स की, आप लोग खुद सोचिए कि अगर मैं सिर्फ मुंह से बोलकर चली जाऊं तो आप लोग ना इसका नोट कर सकते हैं इतनी जल्दी जल्दी में, ना आप उस चीज को एक दफा में अच्छा समझ सकते। मैंने इसलिए इस तरह की कोशिश की है प्रेजेंटेशन बनाकर, ताकि जो चीजें मैं आपको बताऊं वो एज इट इज उन्हीं वर्डिंग्स में आपके पास मौजूद हो ताकि आप उनको पढ़ सकें। लेकिन बेटा मुझे अंदाजा है इस चीज का कि आप लोगों के लिए इसमें परेशानी थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि आप लोगों को घर पर भी पढ़ाई को बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो जो कुछ आपके साथ इस साल हुआ है, अगले साल अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि चीजें बड़ी मुश्किल होंगी, पेपर्स भी जो है वो बड़े ट्रिकी बनेंगे अगले साल। उसका रीजन यही है कि एक ही साल में वो आपको जो है वो चेक करेंगे, वो आपको जज करेंगे, तो आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो ग्रुप पर मैं मौजूद होती हूँ, आप ग्रुप पर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं बायो से रिलेटेड, ताकि हम प्रॉब्लम्स को अपनी साथ में सॉर्ट आउट कर लें। कोशिश करिए कि लेक्चर के साथ साथ चले, ऐसा ना हो कि आपका कोई टॉपिक रह जाए तो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम हो। ठीक है बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बेटा। ओके, तो आई थिंक इट इज ऑल क्लियर टू यू ऑल। चलिए भाई, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।